मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। इंटरेस्टिंग विषय वस्तु है कि भारत में आज तक सैन्य तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ। मैं केवल इतना कहूंगा कि जब आप अपने घर में रहें और आपसे अगर कोई ये सवाल करे कि यार अपने पड़ोस में चाहे श्रीलंका हो, श्रीलंका के अंदर हालात हमने देखे, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, और तो और दुनिया में एन नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जहां पर चुनी हुई सरकार को हटा करके तख्ता पलट होकर सेना की ये जितने भी नीली लाइनें दिख रही हैं, ये सब इस बात का इशारा है कि इतनी बार सैन्य तख्ता पलट दुनिया के लगभग देशों में हो चुका है। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में भी तख्ता पलट नहीं तो जनता ने विद्रोह तो कर ही दिया है। नेपाल के अंदर संघर्ष की गाथा सुनते रहते हैं। इतनी स्थितियों के बावजूद हम कैसे बचे हुए हैं, बड़ा सवाल है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। चलिए, और तो और भारत और पाकिस्तान एक ही दिन बने थे। हालांकि हमारा बच्चा हमसे पहले पैदा होने के लिए 14 अगस्त को ही मना लेता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एक साथ देश बने थे, आज पाकिस्तान के हालात यह है कि आज तक इन्होंने 5 साल का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर भारत ने आज तक कभी सैन्य शासन नहीं देखा। इनके 5 साल कोई भी प्रधानमंत्री कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि लगातार यहां पर सेना का ही शासन चलता रहा। पूरी लंबी लिस्ट है, कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। सेना अपना शासन कर लेती है, थोड़े दिन चलते हैं, फिर पटाख से उठा के फेंक देते हैं, किसी दूसरे को ले आते हैं या सेना शासन में आ जाती है। और वहीं हम लोग बखूबी बहुत अच्छे से अपने देश को चला रहे हैं। इसलिए दिमाग में आपको एक सवाल उठता होगा, और वो ये सवाल होगा कि हम लोगों ने ऐसा क्या सिस्टम बना लिया जो पाकिस्तान वाले नहीं बना पाए, या बांग्लादेश में हुआ क्या है। चाहे मोहम्मद यूनुस बैठे हों, लेकिन सेना ने इंटरफेयर किया ना। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि हम लोगों ने अपना ऐसा कौन सा सिस्टम तैयार कर लिया जिसके चलते भारत एक अभेद किले की तरह हो गया है। भारत के पास अपने आसपास के देशों की तुलना में सबसे बड़ी सेना है, उसके बावजूद आज तक हमारी सेना ने यह विचार नहीं किया कि इन सरकारों को हटाओ और अपना शासन ले लो। भले ही भारत में राजनीतिक अस्थिरता का भी लंबा दौर रहा हो, गठबंधन की सरकारें लंबे समय से चलती रही हैं, इवन इमरजेंसी का काल भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी सेना ने इंटरफेरेंस नहीं किया। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसा तो है जो औरों के पास नहीं है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, साहब हमारे पास ऐसा क्या है? तो भाई साहब, हमारे पास है डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे अरे सर हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं, तानाशाही है। हमने कहा देखिए उस बात को कभी और लड़ लीजिएगा, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि दुनिया अब इस बात को मान चुकी है कि भारत में कभी सैन्य शासन आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता, आज का विषय वस्तु इसी बात पर है। हम ये समझेंगे कि लोकतांत्रिक देशों की सेनाएं कैसे चलती हैं। आप पूछेंगे सर आप गजब बात करते हैं, बांग्लादेश में भी तो सर चुनाव जीत करके ही सरकार बनती है, पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही होता है, श्रीलंका में भी तो ऐसा ही होता है। सबका विश्लेषण आज के सेशन में मिलेगा। प्रयास करेंगे कि आपको इस जगह आपके आंसर मिल जाएं। सेशन को कहानी के तरह से सुनते चलिएगा, शुरुआत से शुरू करते हुए चलेंगे। हमारी इस डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है इसको समझेंगे। आज तक डेमोक्रेसी केवल एक वर्ड रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए, जनता के द्वारा टाइप से पढ़ते आए हैं। आज इसका रियल सेंस समझेंगे कि राजनीति का भारत में किस तरह से लोकतांत्रिकरण हुआ और उसकी वजह से सेना लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। ठीक है, आइए विस्तार से बातों को समझने की शुरुआत करते हैं। बात हो भारत के उपनिवेश बनने की, तो भारत उपनिवेश बना आजादी के भी 200 साल पहले, जब अंग्रेज और उनके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियंस कच्चे माल की तलाश में व्यापारिक उपनिवेश बनाने के लिए भारत के अंदर एंट्री किए थे। ब्रिटिशर्स ने यहां पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाते हुए एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी के माध्यम से एंट्री किए। लेकिन जब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी देखी कि इन्हें तो आपस में लड़ाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। राजाओं को राजाओं से लड़ा सकते हो, जनता को धर्म के आधार पर लड़ा सकते हो, जाति के आधार पर लड़ा सकते हो, तो बोले यहां शासन करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल शासन करना वहां होता है जब किसी देश में नेशनल प्राइड जैसी चीज होती हो,
इंडियंस में उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से पाई कि ये तो आपस में वैसे ही लड़ते रहते हैं, किसी भी चीज पर लड़वा दो इन्हें, क्षेत्र के आधार पर लड़वा दो, धर्म के आधार पर लड़वा दो, जाति के आधार पर लड़वा दो, तो बोले बहुत बड़ी बात नहीं, भाषा पे लड़ा दो, तो बोले ऐसी जगह पे शासन बहुत आसान होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से आसानी से शासन भी किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने बढ़िया से पहले सहायक संधियां करी, राजाओं से कहा कि आप साहब चिंता मत करिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी इतनी सेना अपने पास रख लो। दूसरे राजा के पास गए कि साहब देखो मैं उस राजा का आप पर हमला नहीं होने दूंगा, मुझको अपने साथ रख लो। ऐसे करके उसने बहुत सारे राजाओं को बेवकूफ बनाते हुए, फिर ऐसे बहुत सारे मतलब देश में जनरल और वायसराय आते रहे, जो आधुनिक भारत का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप इन सब चीजों को जानते हैं। फिलहाल के लिए हम ये बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई थी, वो कंपनी जब भारत में इस तरह का माहौल देखी कि इन लोगों के ऊपर शासन आसानी से किया जा सकता है, तो वो करने आराम से लग भी गए, कोई बात नहीं साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई। 1857 की जो क्रांति है, असल में वो अंग्रेजों की कूटनीति को समझने वाली ही थी। मतलब जब डलहौजी की ये नीति समझ में आई कि ये हड़प करके शासन करना चाहता है, हड़प नीति अपनाना चाहता है, उत्तराधिकारी स्थितियों को मान्य नहीं करता है, जबरदस्ती राज्यों को हड़प रहा है, तो कई राजा जागे। और इसी बीच में बहुत सारी सेना के लोगों को भी ये समझ में आया कि यार ये सैनिक हमें बनाते हैं, ऊपर से कोई अंग्रेज अधिकारी बिठा देते हैं और हमसे ही युद्ध कराते हैं। कुल मिलाकर 1857 में अंग्रेजों की कूटनीति हमें समझ में आ गई और उस आधार पर देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने उस मैसेज को बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने कहा कि 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस बोलते हैं, हमारे लिए ये स्वतंत्रता जैसा आंदोलन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो केवल एक सैन्य विद्रोह है, अगर हम इसे सेना का विद्रोह मान लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया पर शासन जिंदगी भर हम कर सकते हैं। अर्थात अंग्रेजों ने वही चीज काम की यहां से ली जो उन्हें भारत पर आगे आने वाले 100 सालों तक शासन में काम आने वाली थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, ऐसा भी क्या था 1857 में? देखो, 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी के एक आदेश पत्र के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से हम पर शासन कर रही थी। और कंपनी ने ही अपनी तरह से अपने ही लोग बिठाए हुए थे यहां पर, गवर्नर जनरल बिठा करके कि साहब ये लोग बढ़िया से यहां शासन करेंगे और शासन करने के लिए यहां की सेना का उपयोग करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब 1857 की म्यूटिनी हुई और उसमें यह समझ में आया कि भारत के अंदर जो भारतीय सैनिक हैं, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन हैं, उन्होंने विद्रोह किया है, इससे अंग्रेज घबरा गए। अक्सर बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को केवल एक चीज का डर लगता था और वो ये था कि बस सेना बगावत ना कर दे, बाकियों से उनको कतई डर नहीं लगता था। उन्हें पता था कि शासन करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और दुनिया पर उन्होंने राज इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी नेवी की जो ताकत थी उसको बहुत मजबूत रखा। हम लोग तो वो थे जो समुद्र में पैर रखने को भी पाप मानते थे और वो लोग वो थे जो सेना की, वो समुद्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो अलग कैटेगरी में थे, है ना। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो 1857 में अंग्रेजों ने जो सत्ता यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, महारानी ने सीधा अपने कंट्रोल में ले ली और कहा कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल हैं, अब ये सीधा महारानी को रिपोर्ट करेंगे और ये आगे से वायसराय कहलाएंगे। यानी 1857 के बाद भारत में वायसराय ही बने। अब आप पूछेंगे इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अब ब्रिटिशर्स ने उन सारी कमियों को दूर करना शुरू किया जो अब तक दूर नहीं की। क्या? बोले इन भारतीयों ने एक होकर विद्रोह कैसे किया। अब यहीं से आपको समझना चाहिए कि जो 1857 में हुआ वो तो आज भी हो सकता है। आज भी हो सकता है से मतलब हमारे देश के अंदर सेना आज भी विद्रोह कर सकती है। तो आज विद्रोह क्यों नहीं करती? अगर 1857 को समझ लोगे तो आज का आंसर मिल जाएगा। आज भी हमारी सेना अंग्रेजी सिस्टम को मानती है। अंग्रेजों से प्राप्त सिस्टम्स में हमारे पास अंग्रेजी सेना का सिस्टम भी है, पद भी हैं, हायरार्की भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सी चीजें आज भी हम ब्रिटिश सेना की ही मानते हैं। अंग्रेजों ने 1857 में बहुत तगड़ा काम क्या किया? बोले सेना को भी बांट दो। बोले कैसे बांट दो? बोले 1857 के विद्रोह में जो हमारे साथ थे, यानी अंग्रेजों के जो साथ थे, उन्हें समाज में इज्जतदार बताओ और जो हमारे खिलाफ थे उन्हें
नॉन मार्शल कह दो, कहो कि ये तो लड़ाका कौम है और ये नॉन लड़ाका कौम है। और भारत के जो लोग हैं ना, ये अस्मिता के लिए लड़ते हैं, इज्जत के लिए लड़ते हैं। बोले कुछ जाति जो हमारे साथ रही इस पूरे 1857 की क्रांति में, उन जातियों के सैनिकों की ज्यादा भर्ती करो, और जो हमारे खिलाफ रही उनके सैनिकों की संख्या को घटा दो। मतलब एक प्रकार से इन्होंने जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स का गठन शुरू किया, साथ ही साथ क्षेत्रीयता के आधार पर। बोले भारत इतना बड़ा है तो इसमें अलग अलग कमांड गठित कर दो, और उस तरह से उन्होंने भारत में कमांड्स की स्थापना करना शुरू किया। यानी एक बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने उस समय पर परिवर्तन शुरू किए। जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1895 में भारत के अंदर 4 क्षेत्रीय कमांड अंग्रेजों ने बना दी अलग अलग। पंजाब और फ्रंटियर क्षेत्र की कमांड अलग, उधर बंगाल की कमांड अलग, मद्रास और बर्मा की कमांड अलग यानी साउथ की कमांड अलग, और बंबई, क्वेटा, सिंध और अदन की खाड़ी के लिए अलग कमांड। यानी भारत को इन्होंने 4 प्रॉपर तरीके से अलग अलग कमांड में बांट दिया। मतलब इन कमांड के अधिकारी को अगर कोई आदेश जाएगा तो उस कमांड का कोई कमांडर इन चीफ होगा, उसी के माध्यम से जाएगा। कमांडर इन सब का कमांडर, और इन सबका जो सबसे बड़ा कमांडर बनाया वो बनाया बंगाल के कमांडर को, उसको कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। मतलब कमांडर इन चीफ का एक पद सृजित किया गया जो इन सभी सेनाओं पर, यानी कि सेना के अंदर इतना अच्छे से सेगमेंट वाइज लोगों को बांट दिया। सबसे ऊपर टॉप अधिकारी, उसके नीचे फिर उसके जस्ट अधीनस्थ अधिकारी, एक प्रॉपर हायरार्की सेट कर दी। एक प्रॉपर तरीके से ऊंचे से नीचे पद की तरफ आते हुए पदानुक्रम सेट कर दिया, ताकि हर व्यक्ति के नीचे कंट्रोल करने का व्यक्ति उपस्थित हो। बढ़िया से सिस्टम इन्होंने सृजित किया। उस सिस्टम को आज भी मानते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, ठीक है साहब। अच्छा, 1902 से 3 के बीच में लॉर्ड किचनर कमांडर इन चीफ बनकर के भारत में रहे। भारत ने इसी पूरी व्यवस्था को ढंग से समझा कि अंग्रेजों ने जो किया था उस काम को हम आगे तक जारी रखेंगे। अब आपको समझना चाहिए, अंग्रेजों ने हमारे यहां पर इतनी खूबसूरत सेना बना ली अपने लिए कि इस सेना को वो दुनिया में युद्ध लड़ाने लेकर जाते थे। जैसे आप कभी भी जब विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जब हुआ, सेकंड 1939 से 45 के बीच में जब हुआ, भारत ने रोल प्ले किया कि नहीं किया? आपको जानकारी मिलेगी कि भारत इन युद्धों में था, भारत की सेना भी इन युद्धों में थी, लेकिन भारत देश के नाम पर नहीं था। क्यों? क्योंकि हम पर तो ब्रिटिशर्स का शासन था और वो यहां से अपने भारतीय सैनिकों को युद्ध लड़ाने लेकर जाते थे। मतलब भारत की सेना ब्रिटिशर्स की तरफ से युद्ध लड़ी है। आपके दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न बनना चाहिए, और वो प्रश्न ये होना चाहिए कि भारत जब विश्व युद्ध में गया, 1914 से 18 के बीच भी गया, तो उस दौरान भारत की सेना को क्या यह पता नहीं था क्या? आप सोचो, मतलब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग अपने सैनिक बनकर के अपने सैनिकों को ब्रिटेन की हिफाजत करने के लिए भेज रहे हैं। आप सोचिए, जर्मनी से युद्ध हो रहा है, अगर दिमाग हमारे लोग उस समय भी लगाते तो क्या वो ये दिमाग नहीं लगा लेते कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़िया मौका है, चलो जर्मनी से मिल जाते हैं और मिलकर के ब्रिटिशर्स को भगा देते हैं। आप सोचो, ब्रिटेन ने भारत की सेना पर कितना अच्छे से कंट्रोल बना लिया था कि हम पर शासन हो रहा है, फिर भी हम अपने शासक की हिफाजत करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ उन्होंने कैसा स्टील फ्रेम बना दिया था भारतीय सेना में कि भारतीय सेना अपने हुक्मरानों के खिलाफ कोई विद्रोह करने को तैयार नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, ये तो चलो 1914 का टाइम तो नया नया था, भारत में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र भाव की बातें पनप रही थी। 1939 में तो हम बहुत मैच्योर हो गए थे। उस बीच में तो हम लोगों ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, उस समय तो भारत छोड़ो आंदोलन तक चालू हो गया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो जैसी बात गांधी जी ने कह दी थी। उसके बावजूद भी भारतीय सेना अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गई। विचार करके देखो आप, अर्थात अंग्रेजों ने भारतीय सेना की ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि आपका देश अपने हुक्मरानों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उन्हीं परिवारों से निकले हुए सैनिक सेना में भर्ती हैं, लेकिन उसके बावजूद सेना एक नहीं हो पा रही। यानी कि सेना इस तरह से नहीं गठित हो पा रही कि चलो हम सरकार के खिलाफ शासन करें। मुट्ठी भर अंग्रेज, लाखों की सेना, कहते हैं 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख से ज्यादा सैनिक थे उस समय भारत के, जिनके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे। और उन सेना को इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था कि बेटा तुम जो है हमारे खिलाफ नहीं हो पाओगे। इसका मतलब
उस समय के जो हमारे राजनेता थे, अब इसको थोड़ा सा देखो, हिस्ट्री है ना, एक लाइन में तो आपने विश्व इतिहास के विश्व युद्ध की चर्चा सुन ली। इसी समय दिमाग लगाओ, भारत के अंदर राष्ट्रवाद चल रहा था। भारत का जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, कांग्रेस की अध्यक्षता में 1885 में बनी कांग्रेस, धीरे धीरे कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस के आंदोलन को लीड किया जा रहा है। भारत में बड़े स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं और उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व युद्ध भी चल रहा है। मतलब हमारे राजनेता में जो राजनीति में जो राजनेता सक्रिय थे, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, पटेल साहब हो, जितने भी बड़े लोग उस समय थे, वो इस बात को समझ रहे थे कि यार तुम लोगों ने सेना के ऊपर तगड़ा कंट्रोल बनाया हुआ है। मतलब सोचो कि हम लोग खुद तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, सेना खिलाफ खड़े नहीं हो पाई। आप में से कुछ लोग यहां पर एक पॉइंट जरूर बोल सकते हैं, और वो क्या है? वो ये पॉइंट बोल सकते हैं, सर हमने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई तो थी भाई, मुट्ठी भर सैनिक थे हमारी आजाद हिंद फौज में, उस सेना के मुकाबले। कौन सी सेना के मुकाबले? जो ब्रिटिशर्स के साथ थी। आप में से कुछ लोग एक लाइन और बोल सकते हैं, सर हमारे देश में रिन म्यूटिनी हुई तो थी, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जब अंग्रेजों ने नेवी में, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको इसलिए समझना चाहिए, मतलब मैं इस बारे में कई बार बच्चों को एक लाइन बोलता हूं कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना, हमारे राजनेता इतने परिपक्व दिमाग के थे कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ को देखकर ही आपको यह समझ में आएगा कि आज हम इतने सुरक्षित क्यों हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हमारे राजनेताओं ने कभी नहीं चाहा कि हमारी सेना अंग्रेजों के खिलाफ हंगामा कर दे। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं चाहा सर? सेना को करना चाहिए था, तुरंत शासन मिल जाता। बोले नहीं, आज इनको गलत नसीहत मिल गई सेना को। किस बात की? इस बात की गलत नसीहत मिल गई कि हम लोग सत्ता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो कल को ये फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आजादी तो आनी है। लेकिन आज अगर राजनेता सेना के साथ खड़े होकर के कह दिए कि हां भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सेना के पास क्या कमी है? उनको तो अपने टैंक मोड़ने हैं, बंदूकें ताननी है, 2 मिनट में भाग जाएंगे सारे हुक्मरान, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के राजनेताओं ने जो गलती की उसका भुगतान आज तक कर रहे हैं। साफ सोच कर देखिए, नेहरू जी इतनी समझदारी लगाए जब रिन म्यूटिनी हुई। ये जरूरी बात है जो आपको समझनी चाहिए। अक्सर लोग कई बार राजनीति को जब पीछे पलट के देखते हैं तो अपने अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से हिसाब कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिमाग लगाने वाली बात है कि जब रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई, आजादी से 1 साल पहले की बात है, उस समय पर देखने वाली बात यह है कि हमारे राजनेता नेवी के सैनिकों को जाकर समझाए कि नहीं साहब, म्यूटिनी नहीं करनी है, विद्रोह नहीं करना है। आपकी बातें हैं, हम राजनेता हैं, हम आपकी बातें रखेंगे। सेना सैनिक का काम करे, सेना वही काम करे जो देश की हिफाजत के लिए जरूरी है, राजनीति नहीं करे। यह काम हम पर छोड़ दो। आप सोचो, बकायदा उनके लिए केस लड़ा हमारे राजनेताओं ने, उनकी अदालतों में केस लड़ा, पर उनसे यह कहा आप सब शांत हो जाइए। इवन जिन्ना तक जाकर के जो मुस्लिम सैनिक थे उनको समझाए कि नहीं भाई ये सब नहीं करना है। मतलब हमने ये सूझबूझ उस समय दिखाई। आप में से कई लोग अक्सर गांधी जी को जब इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो कई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों को लाठी भाटा मार करके क्यों नहीं भगवा दिया, इतनी आबादी थी। तब भी मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि वो व्यक्ति वो थे जो भविष्य देख रहे थे, तात्कालिक लाभ नहीं देख रहे थे। भविष्य में केवल एक ही चीज थी कि अगर हिंसात्मक तरीके से राष्ट्र को प्राप्त कर लिया। आज आप इस बात का जब जब इवैल्यूएशन करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की बुनियाद कैसे बनी, पाकिस्तान के बनने में जो डायरेक्ट एक्शन डे वो कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रखा, एक दिन में ही हमने आंदोलन करके भारत से पाकिस्तान अलग मांग लिया, आज तक वो टूट ही रहा है। उसी से निकलकर बांग्लादेश बन गया, अब ना जाने उसमें और कितने टुकड़े होंगे, हालत खराब हो गई। जिस बुनियाद पर हमारा निर्माण हुआ वो बुनियाद हमारी पाकिस्तान वाली नहीं थी। हम गांधी जी के भारत हैं, हम वो भारत हैं जिसमें इस बात को उस समय समझ लिया गया था। जब जब आंदोलन हो रहे थे तब हमने एक ही बात समझाई थी कि नहीं, हिंसात्मक तरीके से हम भारत नहीं मांगेंगे। आज अगर जनता ने हिंसा से आजादी पा भी ली तो कल को ये किसी और मुद्दे पर बैठ जाएंगे सड़कों पर और हिंसा का तरीका अपनाएंगे। यही कारण है कि आज भारत की सड़कों पर आप आंदोलन करते हुए राजनीतिक दलों को देखते हैं, हड़ताल करते हुए कर्मचारी देखते हैं, लेकिन कभी किसी को वेपन यूज करते हुए नहीं देखते। वहीं आप जब तालिबान और अफगानिस्तान देखते हैं तो वेपन लिए हुए लड़ाके दिखते हैं, भारत में कभी हथियार नहीं दिखाई देते। ये गांधी जी का भारत है, इसको समझिए। और ये बहुत बड़ा कारण है कि भारत में आज तक सैन्य तख्तापलट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारत की बुनियाद रखी गई अहिंसात्मक तरीके से, भारत की बुनियाद रखी गई भविष्य को देख करके,
करके कि सैनिकों को कभी शह नहीं दी गई कि आप लोग कभी राजनीति में उतरे नहीं, आपका काम देश की हिफाजत करना है, राजनीति राजनेता करेंगे, आप अपनी जगह रहिए। यह बुनियाद थी भारत की। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न बनेगा, फिर पाकिस्तान के केस में ऐसा क्या हुआ? 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी। जो जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बने, असल मायने में वो ही लंबे समय तक भारत के साथ भारत की आजादी में शामिल थे। मुस्लिम लीग जो 1906 में गठित हुई, इसका पहले उद्देश्य था ही नहीं कि उनको एक अलग देश चाहिए। 1940 में अंग्रेजों को अपनी पुरानी आदत पता थी, फूट डालो और राज करो। मैं आपको बताऊं, फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी, उसके तहत ही उनको यह समझ में आया था कि इनको अलग देश की आग लगानी है कि बेटा तुम्हें अलग देश चाहिए। और तो छोड़ो, जिन्ना जब जा रहे थे तो भारत में, माफी चाह रहा हूं, 3 जून के दिन जब माउंटबेटन का बाल्कन प्लान अपन कहते हैं, 3 जून का प्लान आजादी के समय का, उस समय भी वो व्यक्ति भारत को इतनी सारी रियासतों में तोड़ गया और कहा 559 रियासतें बनाकर चला गया और उनसे कहा कि आप सब आजाद रह सकते हैं, आपको आजाद रहने का अधिकार है, ब्रिटिशर्स तो जा रहे हैं, आपको ब्रिटिश सत्ता में विश्वास रखना है, ब्रिटिश में रखें, भारत में रखना है, भारत में रखें, पाकिस्तान में रखना है, पाकिस्तान में रखें, और आजाद रहना है तो आजाद रहें। अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत को तोड़ने की, लेकिन भारत के राजनेताओं की राजनीतिक सूझबूझ। तो अब यहां पर दूसरा पॉइंट आपको मिलता है। पहला, भारत का निर्माण एक ऐसी राजनीतिक संघर्ष से हुआ था, एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ था जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी आजादी से पूर्व में, और वो राष्ट्रीय कांग्रेस में तत्कालीन भारत के सभी प्रमुख नेता सक्रिय थे, और वो सभी प्रमुख नेता एक ऐसा भारत चाह रहे थे जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों का महत्व रहे, ना कि सेना का महत्व रहे। पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, वहीं पाकिस्तान में 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी, 47 में पाकिस्तान बन गया। 7 साल के राजनीतिक संघर्ष में जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांगा, असल में उसे ही नहीं पता था कि पाकिस्तान का करना क्या है। इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब भारत आजाद हुआ, दोनों देशों की सेनाएं बराबर बांटी गई, मतलब उस हिसाब से कि भाई तुम्हारी आबादी के हिसाब से तुमको ये क्षेत्र, जो इस क्षेत्र की सेना है वो तुम्हारी और हमारी इस क्षेत्र की सेना हमारी। सेनाएं ज्यादा मैच्योर थी राजनीतिक दलों से, विचार करने योग्य बात है। दोबारा सुनिए क्या कहा, भारत की आजादी में भारत की सेना और भारत का राजनीतिक दल बराबर मैच्योरिटी लिए हुए थे, और पाकिस्तान की आजादी में पाकिस्तान की राजनीतिक दल मात्र 7 साल पुराना और सेना 150 साल पुरानी। सेना ज्यादा मैच्योर थी। सेना को बार बार आजादी के बाद यह लगा कि अरे ये 7 साल पहले जिन्होंने मांग पाकिस्तान की उठाई हो, ये हम पर शासन करेंगे भला। और भारत के केस में 1885 की बनी कांग्रेस और भारत की सेना रिवाइव कब हुई थी? 1895 में। तो इनका कहना था कि सेना से ज्यादा पुरानी तो राजनीतिक पार्टी शासन कर रही है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस का शासन चला लंबे समय तक, तो भारतीय सेना को हमेशा राजनीतिक पार्टी मैच्योर मिली, और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ज्यादा मैच्योर थी राजनीतिक दलों से। वो बार बार ये कहती थी, अबे तुम लोगों को शासन चलाना नहीं आता है क्या? हटो, हम चलाएंगे। आपको एक और तथ्य बताता हूं। तथ्य यह है कि भारत ने तो अपना संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना लिया था। पाकिस्तानियों का संविधान ही 1973 में बनकर आया है। आपको आश्चर्य होगा, आज पाकिस्तान वाले मार्च में अपना संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझिए, उन्होंने पहली बार भी जो संविधान बनाया था वो आजादी के 9 साल बाद बनाया था। 56 में जाकर पहली बार संविधान बना। संविधान बना तो सेना नाराज हो गई, जब ये क्या बना दिया, तुम लोगों का देश चलाना नहीं आता क्या? पता नहीं है कि देश को क्या चाहिए होता है? तो बोले फिर क्या करें? हटो, देश तुम्हारी सेना चलाएगी। पटक दिया 1958 में, तो पहली बार इनके यहां पर वो हो गया था, सैन्य तख्ता पलट हो गया था। फिर सैन्य तख्ता पलट हो गया। सेना को संविधान क्यों बनाना? सेना के तो पहले से नियम चले आ रहे, उनको तो शासन करना आता है। अंग्रेजों के टाइम से चल रही है ना सेना, तो उनको तो पता है कैसे शासन करना है। फिर क्या था, 1973 में जाकर के फिर से इनके यहां पे लोकतांत्रिक सरकार बनी, और उस सरकार में जाकर के संविधान बना। मतलब 1973 में संविधान। आज पाकिस्तान का जो संविधान है वो 73 का बना हुआ संविधान है, और अपना 26 जनवरी 1950 का। आप विचार कीजिए कि हमारी राजनीतिक सूझबूझ कितनी थी। हम लोग संविधान सभा का गठन किए आजादी के साथ ही। तुरंत संविधान सभा का गठन होता है दिसंबर के अंदर 46 में, और उसके बाद में संविधान सभा बनती है, संविधान बनाती है, दुनिया भर के देशों का संविधान पढ़ते हैं, अंग्रेजों के कानून पढ़ते हैं, राजनेता, बुद्धिजीवी, इतने सारे लोग बैठ करके संविधान बनाते हैं, और संविधान में इस विषय का स्पष्ट प्रावधान रखते हैं कि सेना के साथ साथ
भारत के लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए कौन सी एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों इक्वल फुटिंग पर रहेंगी। इनमें से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, यानी कि न्यायपालिका भी मजबूत रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। आज हमारे यहां की न्यायपालिका प्रधानमंत्री को भी सजा सुनाने में देर नहीं लगाती। इंदिरा गांधी जी का समय याद करिए, इमरजेंसी लगने का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था? इंदिरा गांधी जी के लिए कह दिया गया था कि मैडम आप प्रधानमंत्री तो बरकरार रहेंगी लेकिन साइन नहीं कर पाएंगी किसी दस्तावेज पर। इमरजेंसी इसी कारण से तो लगी थी क्योंकि उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत सिद्ध कर दिया था कि मैडम आपने फ्रॉडरी की है इलेक्शन में, सरकारी संस्था का आपने दुरुपयोग कर लिया है। मतलब समझिए कि हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत कि वो सत्ता में जो पावर में जो बैठा हुआ प्रधानमंत्री है उसको रोक दे रही है कि नहीं कर पाएंगे आप। उसी तरह से आप देखिए भारत के अंदर और जो व्यवस्थाएं गठित की गई, जैसे चुनाव आयोग संवैधानिक भूमिका लेकर के आया। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हर साल इवॉल्व होते हुए, आज दुनिया का इतिहास है, यूरोप की जितनी आबादी नहीं उसके कई ज्यादा तो हमारे यहाँ के वोटर्स हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में जो वोट देते हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लोग देखने आते हैं। मतलब आप सोचकर देखिए कि आज अमेरिका जो कि अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहकर ट्रीट करवाना चाहता है, लेकिन भारत ने याद दिला दिया कि ओल्डेस्ट तो हम ही हैं। वहां पर हमसे भी कई गुना कम आबादी है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति पर गोली चल जाती है। और भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन के किसी नेता को इसलिए टारगेट कर दिया हो कि यह हमारी सत्ता को चैलेंज दे रहा है। चाहे सत्ताएं आएंगी या सत्ताएं जाएंगी, हमारे देश में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं। ये दुनिया के लिए मिसाल कायम करा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था बनी, वही संविधान जो हमने देश की आजादी के साथ तुरंत बना लिया था, उस संविधान ने ही हमें यह मजबूती दी, उसी संविधान ने हमें यह व्यवस्था दी। मतलब आपको यह समझना चाहिए। फिर आपके दिमाग में कई प्रश्न बनने लगेंगे, तो क्या आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ क्या कि किसी ने ट्राई किया हो कि चलो तख्ता पलट करके तो देखते हैं? हमारे इसमें बुनियादी रूप तो है, लेकिन आजादी के बाद हमने ऐसा क्या तरीका अपनाया जिससे कि हम ये चीज कंट्रोल कर गए और पाकिस्तान वाले फेल मार गए? नेहरू जी की सूझबूझ। कैसे? आइए उस पर लेकर मैं आपको चलता हूं। बातें बताने के लिए बहुत सारी हैं, असल में इन पॉइंट्स का कहीं एक जगह विश्लेषण नहीं मिलता है। आप जब पूरा इतिहास उठाकर पढ़ते हैं तब जाकर ये इवॉल्व होकर आती हैं। इसलिए आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है? अच्छा, तो हमने आपको तख्ता पलट की बातें बताई और मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से भारत में, आज जब मैं ये बात बोलता हूं आपसे कि भारत में 1857 में अंग्रेजों ने जो क्रांति देखी और उस क्रांति के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यहां पर रेजिमेंट्स होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज देश के अंदर 27 रेजिमेंट्स काम कर रही हैं। 27 रेजिमेंट्स में चाहे वो जाट हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, आसाम रेजिमेंट हो, पंजाब सिख रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, नागा रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, राजपूत राइफल्स हो, सबकी अपनी अपनी पहचान बनाकर उनके अंदर अपना भाव पैदा कर दिया है। यही कारण है कि इन रेजिमेंट्स के बीच में अभी पिछले कुछ दिनों में 1-2 साल पहले भी अहिर रेजिमेंट की मांग उठी थी कि अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे दूं, चमार रेजिमेंट भी भारत के अंदर हुआ करती थी। 1943 से लेकर 46 के बीच में भारत में चमार रेजिमेंट के नाम से भी रेजिमेंट रही है। यह भी एक इतिहास है। जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स भारत में गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्षेत्रीयता के आधार पर, उनके अपने प्राइड के आधार पर भारत में रेजिमेंट्स गठित की गई थी ताकि कभी इनको कोई भड़काने का काम करे तो फिर ये सब लोग एक बिंदु पर ना आ पाए। और इंटरेस्टिंग समझिए, भारत में 7 कमांड है, 7 कमांड के अलग अलग कमांडर्स हैं और उनको एक साथ आदेश देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं, ठीक है? खैर, आइए फिर मैं आपको लेके चलता हूं कैसे हमने अंग्रेजों के जाते ही बहुत बड़ी सूझबूझ दिखाई, कैसे हमने उनकी व्यवस्था को जब अपने यहां अपनाया, क्योंकि आजादी के बाद वो हमें अपनी सेना तो सौंप गए, लेकिन अब उस सेना को बनाने में हमने क्या तरीका अपनाया वो सुनो। देखो क्या हुआ। देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फील्ड मार्शल करियप्पा, अब ये बात समझने की है, जैसे कमांडर इन चीफ हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के समय पे, मैंने बताया था ना किचनर के टाइम पे, तो फील्ड मार्शल करियप्पा बनाए गए, कमांडर इन चीफ बनाए गए। भारत में आज तक 2 ही व्यक्ति 5 स्टार जनरल तक पहुंचे हैं,
इनमें से एक करियप्पा साहब है और एक सैम मानेकशॉ साहब हैं। केवल 2 ही व्यक्ति फील्ड मार्शल की रैंक तक गए हैं। ये पहले व्यक्ति थे करियप्पा, और इनको ये बात क्यों, मतलब ये उपाधि भी क्यों मिली थी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया था पाकिस्तान के ऊपर जब 1948 का पाकिस्तान का संघर्ष पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो फिलहाल के लिए बात सुनिए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज गए तो भारत को देश की सत्ता सौंप गए तो सेना सौंप गए, सेना सौंप गए तो हम अपनी सेना को किन से चलवाएं। सेना को चलवाने के लिए करियप्पा साहब को बिठाया गया कि साहब आप सेना चलाएं। करियप्पा साहब, और करियप्पा साहब के बाद में जो इनके बाद में दूसरे जो व्यक्ति बने वो थिमैया कौन थे, थल सेना अध्यक्ष थे जो करियप्पा के बाद में। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो करियप्पा साहब थे ये कमांडर इन चीफ थे। भारत ने सबसे पहले जो समझदारी का काम किया, पता है वो क्या किया, कमांडर इन चीफ का पद ही खत्म कर दिया। नेहरू जी की सूझबूझ देखिए, दूरदृष्टि देखिए, और दूरदृष्टि में क्या किया, जो कमांडर इन चीफ का घर होता था नेहरू जी ने खुद का अपना घर बना लिया कि सर चूंकि देश में लोकतंत्र आ गया है, सेना के शासन की जरूरत क्या है। अंग्रेज तो सेना के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से शासन करते थे, चूंकि लोकतंत्र आ गया है ना, तो कमांडर इन चीफ आपका जो त्रिमूर्ति भवन है ये मुझे दे दीजिए। पहचाने आजादी के समय क्या तिगड़म बिठाई नेहरू जी ने, हटो भैया, आप हटो यहां से, आप अपने हो, देश की आजादी में विश्वास है, आपकी जगह हम रहेंगे सारे से। बोले ऐसा क्यों, बोले देखिए 3 सेना के तीनों अध्यक्ष होंगे और 3 अध्यक्ष रह करके उन तीनों अध्यक्ष के ऊपर एक लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति रक्षा मंत्री होगा। कमांडर इन चीफ की जरूरत क्या है। आज भी रक्षा मंत्री इसीलिए तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है जो बैठता है। कमांडर इन चीफ का पद ही नहीं रखा जो अंग्रेजों ने रखा हुआ था। पाकिस्तान वाले यही मार खा जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमने सबसे बुनियादी कदम जो उठाया, तीनों सेनाओं पर राज करने के लिए कोई एक सैनिक का व्यक्ति नहीं चुना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफील्ड स्टाफ होता है, ये क्या है। आज भी थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इन सब में से भी तीनों के ऊपर बैठने का जो व्यक्ति बनाया है, जैसे सीडीएस बनाया था अपन ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कमांडर इन चीफ नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, लेकिन उसकी रैंकिंग उन्हीं जनरल्स के बराबर रखी, वो भी वही 4 स्टार जनरल रखे गए। उनसे यह कहा गया कि आपका काम कोऑर्डिनेशन का है, आप इनके ऊपर नहीं हो। सीडीएस विपिन रावत नाम सुना था आपने। हम लोगों ने जो उनका पद सृजित किया था, कमांडर इन चीफ नहीं था, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था। आप सबके ऊपर हैं, आप इनका ऊपर का मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, जनरल रैंक बराबर है। 5 स्टार तो 2 ही थे हमारे यहां पे, सैम मानेकशॉ और ये करियप्पा। करियप्पा से कमांडर इन चीफ का पद ले लिया और उनको कहा सर आप थल सेना संभालें, आपके अनुभव का लाभ लें और हमें यह पद दें। भारत ने समझदारी से सबसे पहला काम यह किया था। उम्मीद है आपको यह तरीका समझ में आओ, नेहरू जी ने सबसे पहले क्या काम किया था, ठीक है। अच्छा, एक और घटनाक्रम बताता हूं, मतलब कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई। नेहरू जी के द्वारा जो कार्य किए गए उनमें से 57 का कार्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है। एक बार की बात है कि जनरल थिमैया जो है वो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। नेहरू जी उनका कार्यालय विजिट करने गए। जब कार्यालय विजिट करने गए तो थिमैया साहब के ऑफिस में पीछे की तरफ एक कैबिनेट लगी हुई, जैसे अपने अलमारी लगी होती है, ऐसे एक स्टील की अलमारी रखी थी, बड़ी सिल्वर की सी खूबसूरत सी। उसमें साहब नेहरू जी ने पूछा इसमें क्या क्या रखा है, तो उन्होंने कहा साहब पहली रो में तो रखा हुआ है डिफेंस प्लान्स। बोले अच्छा, और दूसरी में? बोले देश के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो रखी हुई है, मतलब ये तो आज युद्ध हो जाए तो क्या प्लान है, भविष्य में क्या होने चाहिए। तो बोले तीसरा, बोले कभी आपके खिलाफ अगर सेना को शासन करना पड़े तो उस समय क्या तरीका अपनाया जाए। आप विचार कीजिए, प्रधानमंत्री थिमैया जी के ऑफिस में है और थिमैया जी के पीछे जो अलमारी रखी है उसमें इस बात का भी रोड मैप बना हुआ है कि कल को अगर कू करना पड़े, सैन्य विद्रोह करना पड़े तो तरीका क्या अपनाया जाए। भाई साहब नेहरू जी इस बात को सुन तो लिए, एक हल्की सी इस्माइल पास करके चले आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है और ये रियल स्टोरी है 1957 की। द टॉप ड्रायर कंटेन द नेशंस डिफेंस प्लान। सेकंड ड्रायर के अंदर रखा है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ऑफ नेशंस टॉप जनरल्स, की इनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी हैं। और थर्ड में रखा हुआ है कि इसमें इस ड्रॉअर में सीक्रेट प्लान रखा है कि कल को अगर मिलिट्री कू आपके खिलाफ करना पड़े तो कैसे करें। नेहरू जी ने कहा अच्छा भाई साहब, देश में इतना संघर्ष करके लोकतंत्र लाए और सेना को हम शासन दे दें। सेना जो खुद नहीं चाहती वो ये चाहती है कि देश में लोकतंत्र है। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जिन जिन देशों में लोकतंत्र बरकरार है, विशेष रूप से पश्चिमी देशों को आप देखें, वहां पर आज तक सैन्य शासन नहीं है।
भारत इसीलिए दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि यहां पर लोकतंत्र मजबूत है, और लोकतंत्र की मजबूती उन राजनेताओं ने जिन्होंने इतने लंबे विजन और संघर्ष के साथ देश में लोकतंत्र लिया। अच्छा, ये तो चलो कोई बात नहीं। अब नेहरू जी की सूझबूझ से तो ये सब चीजें बच गई, लेकिन क्या ये चीजें आगे तक कंटिन्यू रही? नहीं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हुई साहब। कई ब्रिटिशर्स ये मानना शुरू कर चुके थे, कई अंग्रेज ये मानना शुरू कर चुके थे कि नेहरू जी चूंकि उस समय के व्यक्ति हैं जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन था, तो उन्हें तो पता है देश कैसे चलाना है। ठीक है साहब। लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो हैं वो भी नेहरू जी की टीम के थे, तो उन्हें भी पता है। लेकिन जब ये दोनों लोग नहीं रहेंगे तो फिर इंदिरा गांधी जी देश नहीं चला पाएंगे। और इंदिरा गांधी जी देश क्यों नहीं चला पाएंगी? क्योंकि उस समय पर सैम मानेकशॉ जो कि 5 स्टार जनरल बने, फील्ड मार्शल बने, इनके बारे में यह कहा जाना लग चुका था कि ये सत्ता हटा करके इंदिरा जी की और सैन्य तख्ता पलट करेंगे। एक दो जगह पर ऐसे डायलॉग भी मिलते हैं जिस समय पर मिसेस गांधी पूछती हैं, उन्हें बुलाती हैं मानेकशॉ को और उनसे पूछती हैं कि मैं बड़ी चिंतित हूं और पूछती हूं कि व्हेन आर यू टेकिंग ओवर। मानेकशॉ से पूछती हैं कि आप कब इस सत्ता को लेने वाले हैं? मानेकशॉ कहते हैं कि मैडम डरने की जरूरत नहीं है। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। मतलब ये हद बीच में आई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, बहुत सारे अंग्रेजों ने कहा कि नेहरू जी के पास तो अनुभव है लंबा चौड़ा, औरों को क्या पता कैसे होगा। अच्छा, और ये वास्तविकता भी है क्योंकि 1967 में जब इलेक्शन हुए तो किसी को यह विश्वास नहीं था कि इंदिरा जी चुनाव जीत जाएंगी, और इस विश्वास की कमी के चलते ही प्रिडिक्ट होने लग गया था कि 67 उधर 58 में पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन आ गया और इनके यहां पर अब 67 में सैन्य शासन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, 67 के चुनावों में ये बहुत ही फेमस टाइम्स मैगजीन के द टाइम्स अपन पढ़ते हैं ना, टाइम्स की पावरफुल लिस्ट आती है, उसके अंदर टाइम मैगजीन की कॉरेस्पॉन्डेंट है नवेली मैक्सवेल। इनका लिखा हुआ लेटर है जिसमें ये कहते थे कि हम तो सोचते थे कि 67 में ही वो आ जाएगा, 67 के इलेक्शन में ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इस समय पर इंदिरा गांधी जी 44% मत लेकर के विजयी घोषित हुई थी। 520 सीटों पर कांग्रेस जीती, 283 सीट लेकर आई थी और ये विदेशी लोग देखते रह गए थे। भारत ने इतनी बड़ी पॉलिटिकल सूझबूझ दिखाई थी और ऐसी स्थिति में हालांकि कांग्रेस बहुत से राज्यों में पिछड़ी जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कंटिन्यू रही। अच्छा, फिर एक वाकया और हुआ। सैन्य मामलों में कहा गया कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उससे जस्ट पहले जब स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तो कहते हैं कुछ सिख सैनिक नाराज हो गए थे। सिख सैनिक नाराज हुए क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी के वो भी सिख धर्मावलंबी थे जिन्होंने उनको गोली मारी थी, और दूसरा उससे पहले भी क्योंकि स्वर्ण मंदिर काफी प्रतिष्ठित और पूजनीय स्थान है, उसमें सेना कैसे एंट्री कर गई, इससे बहुत सारे सिख नाराज थे। लेकिन भारत में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी थी सेना के अंदर कि यह बात आइडिया में भले ही आई हो, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मैंने आपसे क्या कहा, 1857 से ही अंग्रेज सबक लेकर के भारत में जाट रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, राजपूत बटालियन, असम बटालियन, है ना, गोरखा रेजिमेंट, इतनी तरह की रेजिमेंट बना गए, बिहार रेजिमेंट, झारखंड रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, इतनी रेजिमेंट बनाकर चले गए कि सबकी अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी प्राण प्रतिष्ठा थी कि नहीं साहब हम तो अपने लिए हैं। इसलिए भारत में ऐसा नहीं हो पाया। 84 का मामला भी निकल गया। 2012 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और लिखा कि जनवरी की एक रात को भारत में तख्ता पलट होने वाला था। और जनरल वीके सिंह उस समय वो हुआ करते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, बोले इनके नेतृत्व में भारत के अंदर तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही थी। ये 2012 का लेटेस्ट मामला है जिस समय सबसे ज्यादा ये मामला उठा था कि साहब ऐसा कुछ हुआ था। द संजय गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने कथित तख्ता पलट की खबरों पर कार्रवाई करने के लिए, मतलब ये घटना कुछ इस तरह से हुई थी। मैं पहले आपको घटना बताता हूं। हुआ कुछ यूं था कि ये पॉडकास्ट में वीके सिंह ने साहब ने ये बात बोली भी है कि कैसे कैसे हुआ था ये काम। कहते हैं मैं लिख करके लाया था, आगरा से जो सेना है ना वो चला दी गई थी बिना पुलिस को बताए हुए कि साहब हम लोग बिना सरकार को बताए हुए। हाँ, 2012 की बात है, जनवरी 2012 की। 33वीं आर्मर्ड डिवीजन की एक टुकड़ी जो हिसार में तैनात थी वो दिल्ली की तरफ चल पड़ी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक पूरी यूनिट मोबिलाइज की गई जो अपने साथ 40 से ज्यादा टैंक ट्रांसपोर्टर लेकर चल रही थी। इसके तुरंत बाद आगरा में तैनात 50वीं पैरा ब्रिगेड की एक यूनिट भी दिल्ली की तरफ भेज दी गई। कहते हैं कि इन दोनों मूवमेंट का भारत सरकार को आइडिया नहीं था और मनमोहन सिंह जी ने अपने आईबी के अधिकारियों को बुलाकर, आईबी जो खुफिया जांच करती है अपने भारत के अंदर, उनको बुलाकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को बुलाकर पूछा था
कि क्या इस बात में सच्चाई है कि सेना तख्ता पलट करने आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक र्यूमर उड़ाया गया है, कुछ खुफिया लोगों ने इस तरह की बातें अखबार में छपवा दी हैं, इसका कोई तर्क नहीं है। इस बारे में जब पॉडकास्ट के अंदर स्मिता प्रकाश जी के पॉडकास्ट में पूछा गया था वीके सिंह साहब से, तो इन्होंने कहा कि भारत में यह संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर 7 कमान हैं और 7 कमान एक जनरल के साथ एक साथ आदेश मानने के लिए पूरी प्रक्रिया है कि वो कब किस आदेश को मानेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि लेटेस्ट उदाहरण 2012 का कोट किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको भारत के इतिहास के निर्माण से लेकर आज तक के अंदर जो भी गतिविधियां हुई और भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातों का एक लमसम आइडिया लग गया होगा। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ उसका भी आइडिया लग गया होगा। वस्तुतः आप अब तक ये कंक्लूड करने में कामयाब हो गए होंगे कि भारत के राजनीतिक पार्टियां सेना से ज्यादा पुरानी और मैच्योर हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर सेना में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है कि वो सब अपनी अपनी अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष करती है, साथ ही साथ वो नेशनल प्राइड को पूरा करती है। वहीं पाकिस्तान जो कि आजादी के बाद अपने आप को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित करके उनकी एक ही धार्मिक आइडेंटिटी रह गई और उस धार्मिक आइडेंटिटी के साथ एक ही क्षेत्र के अंदर, चूंकि एक क्षेत्र की सेना ही सीमित थी, पंजाब रेजिमेंट के मैक्सिमम लोग उनके साथ चले गए थे और चूंकि पाकिस्तान की मांग ज्यादा पुरानी नहीं थी और दुर्भाग्यवश जब पाकिस्तान बना तो उनके जो अब्बा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जिन्ना, वो आजादी के कुछ ही समय बाद मर गए। तो ऐसे में पाकिस्तानी जो हैं वो दिशाहीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने देश क्यों बनाया और बनाकर अब इसका क्या करेंगे। इसलिए सेना ने आसानी से उसकी सत्ता को संभाल लिया। चूंकि पाकिस्तान से ही बांग्लादेश निकला था तो यही हाल बांग्लादेश में होने ही थे। इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा।